नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों के खबरों पर। सहारनपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन, पाव धोई नदी में कूड़ा डालने पर लगा 2000 का जुर्माना। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की हो एसआईटी जांच, पीआईएल पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ ऑटो रिक्शा विस्फोट, निकला आतंकी हमला, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। भारत के लिए कितना मायने रखता है पाकिस्तान ऑन का नया आर्मी चीफ, जाने कौन ले सकता है जनरल बाजवा का जवाब। आइए चलते खबरों विस्तार से। सहारनपुर शहर के बीचों बीच से पावधोई नदी बहती है। कई दशक पूर्व इस नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि इसमें केवट लीला हुआ करती थी। सहारनपुर के में पावधोई नदी की आस्था का प्रतीक है। इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, लेकिन नदी में कूड़ा डालने की वजह से नदी का हाल नाले जैसा होकर रह गया है। इसी को देखते हुए नगर निगम द्वारा पावधोई की में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने नदी में कूड़ा डालने वाले एक व्यक्ति पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर पुल कुमरान की से सब्जी मंडी पुल के बीच पावधोई नदी की सफाई चल रही है। अभियान के तहत नदी किनारे झाड़ियों की कटाई छटाई की गई। साथ ही सब्जी मंडी पुल के निकट पोकलेन की मदद से कई ट्रॉली नदी में जमा पॉलिथीन और कूड़ा को भी निकाला गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे सूर्य कुमार यादव ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा शतक जड़ दिया है। टीम इंडिया के इस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे दिन टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। भारत ने सूर्य कुमार यादव के 51 गेंदों पर खेली गई नवाज 111 रन की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन का स्कोर खड़ा किया है। सूर्य कुमार की धमाकेदार पारी को देखकर उनके फैंस बेहद खुश हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तो उन्हें दूसरे प्लेनेट का खिलाड़ी ही बताया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजीज ने सूर्य कुमार की तारीफ में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनकी सेंचुरी वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि निश्चित रूप से स्काई दूसरे ग्रह से आए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 50 से 100 रन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 17 गेंद का सहारा ही लिया था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग करने वाली रूट्स इन कश्मीर की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 नवंबर को सुनवाई करेगा। पुनर्विचार याचिका को 2017 में 27 साल की देरी से दाखिल किए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया कि मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में कार्रवाई करने की कोई समय सीमा नहीं होती है। 3 जजों की बेंच का नेतृत्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। बेंच में अन्य जज जस्टिस संजय किशन कौल और एस अब्दुल नजीर भी हैं। इसके अलावा एक और सरकारी सामाजिक संगठन वी द सिटीजन ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग की गई थी। कुछ महीने पहले फिल्म कश्मीरी फाइल्स से रिलीज हुई थी। इस फिल्म के आने के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, आंखों में आंसू भी। साथ 1989 से 90 के बीच कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया गया। यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, लोग की हत्याएं हुई। बाद में पंडित वहां से पलायन हो गए थे। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक
डीजीपी प्रवीण सूद ने रविवार को कहा कि मंगलुरु में एक चलते ऑटो रिक्शा में हुआ विस्फोट आतंकी घटना है। डीजीपी ने ट्वीट किया कि अब इसकी पुष्टि हो गई है। विस्फोट दुर्घटनावश नहीं हुआ बल्कि आतंकवाद का दृश्य है, जिसका उद्देश्य गंभीर नुकसान पहुंचाना था। वहीं कर्नाटक राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ गहनता से जांच भी कर रही है। यह विस्फोट एक थाने के पास से एक ऑटो रिक्शा में शनिवार शाम को हुआ, जिसमें एक यात्री और चालक घायल भी हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि विस्फोट में घायल हुए लोगों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन वे अभी इस बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें जो सूचना मिली है उससे पता चलता है कि इस घटना के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। दोषियों के आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक होने की बात स्पष्ट है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य की पुलिस केंद्रीय एजेंसियां के संपर्क में है और 1 या 2 दिन में सभी जानकारियां सामने आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग की हुई थी। अब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित कांग्रेस पहरेदारी कर रही है। मंडी के धर्मपुर, बिलासपुर के घुमाद रवि और हमीरपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी के बाद अब सिरमौर के नाहन डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता तंबू लगाकर बैठे गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां 24 घंटे ईवीएम की पहरेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार अजय सोलंकी ने कहा कि देश प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वह किसी भी हद को पार कर सकती है। इस सरकार से जनता का विश्वास भी उठ चुका है। ऐसे में ईवीएम की भी पहरेदारी जरूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुद पहरेदारी करने का निर्णय भी लिया था। वही सोलंकी ने कहा कि कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम से कांग्रेस खुश नहीं है और कॉलेज में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट पहुंचते हैं। आउटसाइडर का आना जाना भी जारी रहता है। ऐसे में यहाँ स्ट्रांग रूम यहाँ बनाना उचित नहीं था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की यानी पीएफआई का भारतीय शेयर बाजारों में आक्रामक लिवाली का सिलसिला जारी है। नवंबर में अब तक उनके शेयरों में 30,385 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय रुपए के स्थिर होने के या दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होने की वजह से विदेशी निवेशक एक बार फिर भारत पर दांव लगा रहे हैं। वहीं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार बी के विजय कुमार ने कहा कि आगे चलकर एफपीआई का रुख बहुत आक्रामक नहीं रहेगा, क्योंकि ऊंचे वैल्यूएशन की वजह से वे अधिक लिवाली से बचेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बाजारों में वैल्यूएशन काफी आकर्षक है और एफपीआई का पैसा उन बाजारों की ओर जा सकता है। मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों की चोरी को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान एक गैर सरकारी संगठन के सदस्यों द्वारा स्वयं को बूथ स्तरीय अधिकारी बताकर मतदाताओं की निजी जानकारी जुटाने जाने की आशंका के मद्देनजर जांच का आदेश दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि चिलूम एजुकेशनल, कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले निजी लोगों का फर्जी पहचान पत्र दिए गए हैं, जिसमें उन्हें स्वयं को बीबीएमपी के बूथ स्तरीय अधिकारी बताकर मतदाताओं की निजी जानकारी जुटाने का जिम्मा भी सौंपा गया। वहीं मीणा ने कहा कि बहुत बृहद रूप से बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त के पास कुछ जानकारी थी। हमें आशंका है कि फर्जी पहचान बनाकर काम किया गया है और इसकी पूछताछ की जाएगी। आखिरकार पुलिस और हमारे संभागीय आयुक्त की जांच के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। मीणा ने मतदाताओं के संबंधी आंकड़ों की चोरी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में उद्योग स्थापित करने के लिए दी गई सरकारी जमीन अब सरकार वापस लेने जा रही है। वजह यह है कि 586 इकाइयों में ने सिर्फ जमीन ही ली, जबकि
उद्योग लगाने का काम नहीं शुरू किया गया। अगर किसी ने किया तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया। सरकार की करोड़ों रुपए की जमीन इन इकाइयों ने कब्जा रखी थी। अब सरकार ने 3,000 करोड़ के निवेश को मद्देनजर रखते हुए उन सभी इकाइयों से जमीन वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया है, जिन्होंने उद्योग लगाने के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा किया हुआ था। अब नए लोगों को उद्योग लगाने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार को उद्योग लगाने के लिए लगभग 4500 आवेदन मिले हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जहां कुल 586 इकाइयों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है, उन्हें 15 दिनों के भीतर उद्योग को लेकर अपना जवाब भी देना है, नहीं तो जमीन वापस ले ली जाएगी। हालांकि सरकार ने पहले भी इन इकाइयों को कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन अब उपराज्यपाल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस बार नोटिस में साफ कहा गया है कि 15 दिन के भीतर जवाब दें और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार जनवरी 2021 में नई औद्योगिक योजना लाई थी। इसके बाद से राज्य को 28,400 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके तहत जम्मू कश्मीर में उद्योग शुरू करने के लिए 500 से 600 एकड़ जमीन आवंटित की गई, जिन पर 586 इकाइयां ही पंजीकृत हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल और अन्य किसी माध्यम से आम लोगों को शेयर बाजार में निवेश की गलत सलाह देने वाले के खिलाफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी सख्ती दिखा रही सकती है। इन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का प्रभाव है और ज्यादातर फॉलोअर्स यह मानते हैं कि ये उनके द्वारा दिए जाने वाले इन्वेस्टमेंट टिप्स काम में होंगे। वहीं मार्केट के विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार एक ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां प्रभावशाली लोगों को गलत टिप्स देते हुए देखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि खुद को वित्तीय सलाहकारों के रूप में पेश करने वाले लोग यह क्षमता रखते हैं या नहीं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 से 23 नवंबर को कंबोडिया का आधिकारिक दौरा करेंगे। यहाँ राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों के बैठक प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा वह अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कंबोडिया में 9 वर्षीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। रक्षा मंत्री 23 नवंबर को आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करेंगे। एडीएमएस प्लस बैठक और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के अलावा सिंह आसियान प्लस देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। हिंदी सिनेमा में मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम गोविल का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। अभिनेत्री के निधन के बाद पूरी इंडस्ट्री शोक में है। किरण बाला सचदेव यानी तबस्सुम ने 18 नवंबर की शाम इस दुनिया को अलविदा कर दिया था। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सहित कई स्टार्स ने भी दिवंगत अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दी। इस बीच रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने भी तबस्सुम के निधन पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू ने युवाओं के बीच अपनी एक पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं रखी है। कम से कम पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के बाद सामने आए परिणामों से तो यही जाहिर होता है। वहीं एक तरफ छात्र जेडीयू ने इस चुनाव की जीत दर्ज की तो दूसरी तरफ लेफ्ट और विपक्षी दलों का सफाया भी कर दिया है। लालू नीतीश महागठबंधन के दौर में नीतीश आगे निकल गए हैं। हालांकि आरजेडी और जेडीयू ने अलग अलग छात्र संघ चुनाव लड़ा था, लेकिन छात्र आरजेडी की कोई सीट नहीं लाई। आपको बताते चले कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के परिणाम मतगणना के बाद शनिवार 19 नवंबर की रात जारी किए गए, जिसमें 5 सीटों में से 4 सीटें पर जेडीयू ने कब्जा किए जमाया है। वहीं बीजेपी के छात्र संगठन
अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद को एक पद से संतोष करना पड़ा। तो वहीं लेफ्ट, जाप और आरजेडी का सुपारा वहीं पूरी तरह से साफ दिखाई दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए और इस दौरान वह फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धनखड़ कतर राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर दोहा का दौरा कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदीन बागची ने ट्वीट कर कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कतर की आधिकारिक यात्रा पर दोहा के लिए रवाना हुए हैं। फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के अलावा उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करने वाले हैं। दो 2016 में यादव कुनबे में पार्टी पर एकाधिकार को लेकर उभरे विवाद के बाद रविवार को पूरा परिवार एक साथ नजर आया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पूरा यादव कुनबा डिंपल यादव को जिताने के लिए एकजुट नजर आया है। इसी क्रम में सफाई के एसएस मेमोरियल स्कूल में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ अन्य सदस्य एक मंच पर नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल और राम गोपाल के पैर भी छुए हैं, साथ ही चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी बोला। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाकर महत्वपूर्ण काम किया है। आने वाले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण बातें भी कही जा रही है। यह चुनाव महत्वपूर्ण परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है। यहाँ बैठे लोगों सीधे नेताजी से जुड़े हुए हैं। नेताजी ने जसवंतर नगर के लोगों को कभी गैर नहीं समझा। मैनपुरी के नेताजी ने बनाया है और मैनपुरी की जनता ने भी नेताजी को ही बनाया था। भारतीय सेना और पुलिस ने श्रीनगर के बाहरी इलाकों से आज सुबह 3 AK सीरीज के राइफल्स, 2 पिस्टल्स, 9 मैगजीन और 200 राउंड बुलेटिन की भारी खेप के साथ 3 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हाइब्रिड आतंकवादी गैर सूचीबद्ध कट्टरपंथी होते हैं जो आतंकी हमले करते हैं और बिना किसी कोई निशान छोड़े अक्सर अपने नियमित जीवन में वापस आ जाते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लक्ष्य का आतंकी सज्जाद तांत्रे मारा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों को आज चेकी डुंडू इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पहले से कब्जे में लिए गए आतंकी सज्जाद को लेकर पुलिस और भारतीय सेना ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन किए गए। इस दौरान इलाके में मौजूद आतंकियों ने गोली चलाई, जो सेना और पुलिस के लगने की बजाय आतंकी सज्जाद को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच के दौरान पता चला कि हाइब्रिड आतंकवादी सज्जाद तांत्रे ने इस साल 13 नवंबर को बिजबेहरा में 2 बाहरी मजदूरों को भी हमला किया था, जो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे और इसके बाद छोटा प्रसाद नाम के एक मजदूर की 18 नवंबर के अस्पताल में ही मौत हो गई थी। सचिन पायलट गुट के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने अब सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने शनिवार की शाम को प्रेस वार्ता कर बीते 25 सितंबर को इस हुए घटनाक्रम को लेकर कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले मंत्रियों और गहलोत समर्थकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री हेमाराम ने कहा कि 25 सितंबर के घटनाक्रम पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसे लेकर प्रदेश के प्रभारी अजय माकन बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा भी कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया है। मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि इस निर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए आला कमान को जल्द ही इस पर फैसला करके निर्णय लेना चाहिए। बकौल हेमाराम कांग्रेसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घटनाक्रम के बाद 2 दिन के निर्णय का आश्वासन दिया था, लेकिन 1.5 महीने के ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी
अभी तक वह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। राजस्थान में सर्दी भले ही धीरे धीरे जोर पकड़ रही हो, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे में विधायकों ने जहां कांग्रेस अलगनामा के सामने लंबित मुद्दों पर हल करने की मांग उठाई है, वहीं गुर्जर समुदाय के नेता विजय सिंह वेशला ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर यात्रा का विरोध करने की धमकी भी दी है। उधर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालने की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार 3 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होगी। अब यह पद यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करेगी। इंदौर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बीते कुछ वर्षों में ऐसा हुनर जगाया है कि अब उन्हें शुरुआती पैकेज पहले के मुकाबले काफी अच्छा मिल रहा है। खासकर आईटी क्षेत्र के में तो यह बदलाव स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों के शुरुआती पैकेज 6 लाख रुपए तक ऑफर किए जा रहे थे, जबकि 2 से 3 वर्ष पहले तक समानांतर पर शुरुआती पैकेज 1.80 लाख से 3.80 लाख रुपए तक ऑफर किए जाते थे। वहीं इस बदलाव के कई कारण भी सामने आए हैं। आईटी कंपनियों में युवाओं की बढ़ती जरूरत और विद्यार्थी ट्रेनिंग के बाद नौकरी न छोड़े, इसके लिए ज्यादातर कंपनियां शुरुआत में ही उच्च पैकेज का ऑफर दे रही है, जिससे जो विद्यार्थी हैं वो नौकरी छोड़ के अन्य स्थानों पर ना जाए। पाकिस्तान के 32 वर्षीय क्रिकेटर उमर अकमल ने पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा से मिलने का अनुरोध किया है। उन्होंने हाल ही में मीडिया के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा कि वह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन टीम प्रबंधन बिना किसी वजह से उनकी अनदेखी पर कर रही है। उन्होंने कहा कि पीसीबी अध्यक्ष के साथ कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2020 में क्रिकेट की सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें 2021 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के लिए प्रतिबंध की कुछ छूट मिली और उनकी सजा को कम कर दिया गया था। पाकिस्तान में इन दिनों राजनीति का एक मुद्दा आर्मी चीफ की नियुक्ति बना हुआ है। विपक्ष हो या सरकार, दोनों के लिए ये खास हो गया है। जहां एक तरफ पूर्व पीएम इमरान खान इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पारदर्शिता, योग्यता और नियमानुसार ही की जाएगी। फिलहाल सरकार ने इस मुद्दे पर मंगलवार और बुधवार में स्थिति पूरी तरह से स्पाटन कर देने की बात कही है। आने वाले 3 दिनों में नए आर्मी चीफ का नाम सभी के सामने आ जाएगा। अब देखा जाएगा कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। आप देख रहे थे अभी तक विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।